अब स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी थी। अगर दो परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच युद्ध होता तो उसके परिणाम विनाशकारी और पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हो सकते थे। इसी गंभीर परिस्थिति को समझते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति की पहल करने का फैसला किया। 19 फरवरी 1999 को उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक ऐतिहासिक बस यात्रा की। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और संवाद की नई शुरुआत का प्रतीक थी। एक कोशिश कि परमाणु शक्ति बनने के बाद भी दक्षिण एशिया शांति के रास्ते पर आगे बढ़े। समय बदल रहा था। दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी थी। चीन पहले ही परमाणु शक्ति बन चुका था और पाकिस्तान भी उसकी मदद से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। पड़ोस में बढ़ते इस खतरे को देखते हुए भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 11 और 13 मई को सफल परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाते हुए परमाणु परीक्षण कर दुनिया को संकेत दे दिया कि अब वो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। इस तरह दोनों देश औपचारिक रूप से एटॉमिक पावर की सूची में शामिल हो गए। अब स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी थी। अगर दो परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच युद्ध होता तो उसके परिणाम विनाशकारी और पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हो सकते थे। इसी गंभीर परिस्थिति को समझते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति की पहल करने का फैसला किया। 19 फरवरी 1999 को उन्होंने दिल्ली से लाहौर तक ऐतिहासिक बस यात्रा की। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और संवाद की नई शुरुआत का प्रतीक थी। एक कोशिश कि परमाणु शक्ति बनने के बाद भी दक्षिण एशिया शांति के रास्ते पर आगे बढ़े। 19 फरवरी 1999 की बस यात्रा के बाद 21 फरवरी 1999 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ऐतिहासिक लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। लाहौर में जब वाजपेयी जी बस से उतरे तो उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उस पल ऐसा लग रहा था मानो दोनों देशों के बीच नई दोस्ती और विश्वास की शुरुआत हो रही हो। लेकिन शायद उस समय कोई भी भारतीय ये नहीं जानता था कि यही दोस्ती का माहौल कुछ ही महीनों बाद विश्वासघात में बदल जाएगा और उन्हीं पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों का खून गिरेगा जहां शांति की उम्मीदें बोई गई थीं। इसी बीच 1998 में जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान सेना के प्रमुख बने तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक गुप्त सैन्य योजना तैयार करनी शुरू कर दी। इस योजना को ऑपरेशन बद्र कहा जाता है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की रणनीति थी कि कारगिल सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर लिया जाए और श्रीनगर लेह को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 1 अब NH1 को निशाना बनाया जाए। यदि ये मार्ग बाधित हो जाता तो लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना की आपूर्ति लाइन पर सीधा असर पड़ता। यही वो साजिश थी जिसने आगे चलकर 1999 के कारगिल युद्ध की नींव रखी। पाकिस्तान की योजना थी कि सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना की पोजीशनों को कमजोर किया जाए और साथ ही वहां से भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को बाधित किया जाए। उनका मकसद था कि जिस तरह पाकिस्तान ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान खो दिया था और बांग्लादेश बन गया था, वैसे ही भारत को भी लद्दाख क्षेत्र में पीछे हटने पर मजबूर किया जाए, जिससे कश्मीर विवाद में भारत की स्थिति कमजोर हो जाए। पाकिस्तानी नेतृत्व चाहता था कि भारत नेगोशिएशन के दबाव में आकर लद्दाख के कुछ हिस्सों के बदले कश्मीर पर समझौते के लिए तैयार हो जाए। इसी रणनीति को हकीकत में बदलने के लिए परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल क्षेत्र में गुप्त तरीके से इन्फिल्ट्रेटर्स और पाकिस्तानी सैनिक भेजने का आदेश दिया। यही योजना आगे चलकर 1999 के कारगिल युद्ध की प्रारंभिक चरण बनी, जब भारत को पहाड़ियों पर घुसपैठियों और पाकिस्तानी सैनिकों से निपटना पड़ा। कारगिल के बटालिक इलाके में एक स्थानीय शेफर्ड ताशी अपने पशुओं के लिए चरागाह तलाशने निकले। दूरबीन से देखने पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों से किले जैसी संरचनाएं बना रहे थे। इन लोगों ने पठानी पोशाक पहनी थी और उनके पास हथियार भी थे। ताशी को शक हुआ कि ये लोग उसके इलाके के ऊपर से आए हैं। इन्होंने तुरंत ये जानकारी अपने नजदीकी भारतीय सेना के पोस्ट को भेजी।
इस आधार पर जब भारतीय सेना ने अपनी टुकड़ियों को भेजकर इलाके की जांच की तो पहली नजर में उन्हें लगा कि ये लोग इन्फिल्ट्रेटर मुजाहिदीन हैं। लेकिन जैसे ही स्थिति स्पष्ट हुई, 5 मई को पता चला